अस्सलाम वालेकुम। लिखारी ऑनलाइन मैगज़ीन में खुशामदीद। मिस्टर राइट, मनाल सना, किस्त नंबर 18। नीली पीली और सुर्ख रोशनियों से अजीब सा समा पेश करता वो बार रूम इस वक्त बेहंगम कह कहो बेडोल और भद्दे मर्दों से भरा पड़ा था। सगार, सिगरेट और मुख्तलिफ नशावर चीज़ों की बू जा बजा फैली हुई थी। और इसी बार रूम के दाएं तरफ कुमार खाना था, जहाँ एक मेज पर बहुत से लोगों में घिरा खिजर भी बैठा हुआ था। ये तीनों चेक। और क्या है चौधरी साहब? बार में खेलों को तरतीब देने वाले लड़के मुख्तार उर्फ तारे ने अरशद चौधरी की तरफ जुए के लिए लगाई जाने वाली रकम दरमियानी मेज पर रखकर चौधरी से पूछा। और पैसे बढ़ा लेते हैं। क्यों चौधरी साहब? कान को ज्यादा तो कीर कुछ ज्यादा ही लालची था। छोड़ो और पैसों को। एक रात के लिए अपनी अपनी गर्लफ्रेंड पर जुआ लगाते हैं। 30-35 साल अरशद चौधरी की खबासत हमेशा की तरह अरूज पर थी। वो अक्सर ऐसी ही शर्तें लगाकर बड़े मजे लेकर खेला करते थे। मंजूर? चौधरी ने खिज़र, सलमान और तकीर तीनों के चेहरों की तरफ बारी-बारी देखा। मुझे तो मंज़ूर है। मैं खुद उस लिली से बोर हो गया हूँ यार। मेरी तो अब तेरी वाली पे नज़र है। तकीर फ़ौरन रज़ामंद हो गया। अरशद चौधरी की तरफ देखते उसने आँख दबाकर कहा, चल, डन किया। अरशद चौधरी ने कहका लगाते हुए रज़ामंदी दी। फिर कुछ याद आने पर बोला, यार वो सब तो ठीक है, मगर ये अपने खज़र की क्यों गर्लफ्रेंड नहीं है? बीवी तो है ना? अरशद चौधरी के कहने पर झट से बीवी का नाम लेने वाला तौकीर था। उसकी बात पर चौधरी का बेहंगम कहका सबसे बुलंद था। शम्स खिज़र की बीवी का सरापा उसकी आंखों के सामने लहराया तो हमेशा की तरह वो सर्द आह भरकर रह गया। अबे ओ, इस दिन तो मैं मान गया था, पर आज औकात में रही हो सब। हर दफा तो मैं भी जीतने जीतने से रहा। खिज़र का पारा चढ़ गया था। पिछली दफा वो नशे में धुत अरशद चौधरी के साथ ताश पर जुआ लगा गया था और अपने जीतने पर वो हर घड़ी जितना शुक्र अदा करता कम था। साला बीवी के नाम पर डर रहा है। चौधरी ने तारे को सिगार जलाने का इशारा करते उसका मजाक भी उड़ाया। हर बार मेरी बीवी को बीच में न लाया कर चौधरी। मैं हर दफा लिहाज नहीं करने का। वो भिड़क कर उठ खड़ा हुआ। मुमकिन था कि वो असर रसूख वाले चौधरी का गिरेबान भी जा लेता। उसके दोस्त सलमान ने उसे पकड़कर वापस बिठाना चाहा। चल फिर बीवी को छोड़, अपनी बहन पे लगा। तोकीर ने भी तीली लगाकर उसे भड़काने की पूरी कोशिश की थी। अबे बकवास करता है। लपक कर तोकीर का गला दबोच गया। बड़ी बकबक चल रही है तेरी। अब एक काम कर, तो लिली की जगह अपनी बहन को लगा, तो मैं भी बहन लगाने को तैयार हूँ। और तू चौधरी? खुर्राकर को तौकीर से कहते हुए अरशद चौधरी की तरफ घूमा। तू भी अपनी अपनी बहन पे लगा तो मैं भी बीवी पे लगाने को तैयार हूँ। तेरी हिम्मत कैसे हुई ये बकवास करने की? अरशद चौधरी भी फंकारा था। अपने अपने घर की तरफ रुख होते हैं, वो सब कैसे बेकाबू हो जाते थे, मगर दूसरों की औरतों के बारे में शौक से बात करते थे, उन पर शर्तें लगाते थे। मुख्तार ने अफसोस से उन्हें देखा। उसे यहाँ आने वाले हर मर्द की खिसलत से घिन आती थी, मगर वो चाहकर भी किसी के मामले में नहीं बोल सकता था, क्योंकि उसका भी एक घर था। बेखैर तो, हर दफा तुम सब ही हिम्मत दिखाते हो। आज मैंने बोला तो क्या हुआ? खिजर धाड़ा था। सलमान उसे काबू करने की कोशिश में हलकान हो रहा था, मगर वो तीनों गुत्थम गुत्था होने लगे थे। रुको सब। अरशद चौधरी का भाई जो दूसरी टेबल पर बैठा मखसूस मशरूब से लुत्फ अंदोज होते उन्हें ही देख रहा था, मामला बिगड़ते देखकर फौरन आगे बढ़ा। अब कोई किसी की बहन बीवी को दरमियान में नहीं लाएगा। खून खराबा वारे में नहीं है। उन तीनों को अलग करते उसने सख्ती से कहा। और कोई उन्हें लड़ने से रोकता तो सबसे पहले अरशद चौधरी ही उसका गला जाकर पकड़ता, मगर उसे अपने भाई का लिहाज करना था। चल साले, फिर से लगा हिसाब। चंद मिनट तक अपना तनफ्फुस बहाल करते चौधरी ने मुख्तार को मुखातिब किया। चौधरी के अंदाज पर सबसे सुर्ख पड़ते मुख्तार ने खुद को संभाला और आगे बढ़कर दोबारा से शर्त का सामान रखने लगा। ये तीनों चेक मिलाकर 1,50,00,000 बनते हैं। और क्या है चौधरी साहब? और ये 10 लाख और लगाओ। चौधरी ने अपना कॉलर दुरुस्त करते एक और चेक मेज पर रखा। ये मेरा भी। खिजर की जिद में तोकीर ने भी सीना चौड़ा करके 10 लाख का चेक की रखा। भले खिजर सबसे ज्यादा जुआ जीतता आया था, पर वो जानते थे कि आज उसके पास रकम सबसे कम है, यानी 3,20,00,000। चौधरी ने फौरन हिसाब करते खिजर और सलमान के छक्के छुड़वा दिए थे।
یہ تو اس وقت صرف 2 لوگوں کے پاس ہیں چودھری صاحب، خضر بھائی اور سامی بھائی کے پاس بس 50 لاکھ ہی ہیں۔ مختار نے تیزی سے نظریں دوڑاتے کہا۔ ابے تارے، ہٹا ان دونوں کو، اندر سے کسی اور کو پکڑ کر لا۔ چودھری نے بیزاری سے خضر اور سلمان کی طرف اشارہ کر کے ان کی جگہ بار روم سے کسی اور کو اتنی رقم پر شرط لگانے کے لیے بلانے کا کہا۔ نہیں، مجھے گیم لگانی ہے۔ مختار کو سر ہلا کر جاتے دیکھ کر خضر نے فوراً روکا۔ وہ اپنے فن سے آگاہ تھا، بڑی گیم وہی جیتتا تھا، مگر یہ وہ بھول رہا تھا کہ قسمت ہر دفعہ ساتھ نہیں دیتی۔ پیسہ تو پورا ہے نہیں تیرے پاس، اور ایسے تو ہم نہ لگانے کے۔ توقیر نے بھی ہاتھ کے اشارے سے اسے اٹھ کر جانے کا کہا۔ میں ہاروں گا تو دینے پڑیں گے، لیکن میں جیتا تو پھر تو مجھے ملیں گے نا۔ وہ اتنی رقم دیکھ کر ہواؤں میں اڑنے لگا تھا۔ اگر وہ جیتتا تو اس کے مطابق اسے چودھری، توقیر اور سلمان تینوں سے 3,20,00,000 ملنے تھے، اور اگر ہارتا تو اتنے ہی سب کو دینے بھی پڑتے، پر اس نے کبھی ہارنے کے متعلق سوچا ہی نہیں تھا۔ خضر، اٹھ جا یار، جوا ہے مذاق نہیں۔ سلمان کے پاس تو شرط میں رکھنے کے لیے بھی رقم نہیں تھی، اس لیے اتنی رقم سن کر خود کو اس سے فاصلے پر کر لیا تھا، اس لیے اس نے کھڑے ہوتے ہوئے خضر کو بھی اٹھانا چاہا۔ خضر نے چونک کر اسے دیکھا، وہ پیچھے ہٹ چکا تھا، یعنی اب وہ 2 لوگوں سے 3,20,00,000 ملیں گے۔ خیر، 2 لوگوں والا بھی بہت تھا، اسے سلمان کے پیچھے ہونے سے بھی فرق نہیں پڑتا تھا۔ نہیں سامی، رک جا، میں تو اپنی بیوی کے نام پر جوا لگا کر انہیں ہارتا پیسوں پر ہاروں گا۔ ان کے انداز میں اپنے لیے فخر ہی فخر تھا، اس کا یہی غرور، اور ہمیشہ ہر طرح کی شرط میں جیت جانا باقیوں کو ہضم نہیں ہوتا تھا، پر وہ کچھ نہیں کر سکتے تھے۔ خضر واقعی ماہر کھلاڑی تھا۔ نہیں خضر، یہ رسک ہے، 3,20,00,000 چھوٹی رقم نہیں ہے، کہاں سے لائے گا؟ سلمان نے فکر مندی سے کہا۔ اوے تارے، اٹھا ان فقیروں کو، چودھری نے اکتاہٹ سے کہا۔ مختار فوراً سلمان کی طرف لپکا اور اس کے قریب آہستہ آواز میں کہا، سامی بھائی، تم جاؤ اور خضر بھائی کو بھی لے جاؤ، چودھری کو غصہ آیا تو میری جان کو آئے گا۔ اس کی آخری بات سرگوشی سے زیادہ نہ تھی۔ خضر، اٹھ۔ سلمان کا بس نہیں چل رہا تھا کہ وہ اسے وہاں سے کھینچ کر نکال کر لے جاتا۔ نہیں سامی، مجھے منظور ہے۔ خضر کی چمکتی آنکھوں پر لالچ کی پٹی بندھ چکی تھی، اسے 100% یقین تھا کہ وہی جیتے گا۔ دیکھ خضر، مذاق نہیں ہے یہ، اگر تو ہار گیا تو پیسہ بخشا بھی نہیں جائے گا۔ ارشد چودھری شاید زندگی میں پہلی دفعہ کسی کو سنجیدگی سے مشورہ دے رہا تھا۔ میں نہیں ہاروں گا، وہ پر یقین تھا۔ اگر ہارا تو توقیر نے نکتہ اٹھایا، پھر اپنی حسینہ دے گا یا پیسہ؟ مزید اضافہ بھی توقیر کی ہی جانب سے ہوا تھا۔ جب جب خضر کی بیوی کا ذکر ہوتا تھا، ارشد چودھری کی آنکھیں ایسے ہی چمکنے لگتی تھیں جیسے اب چمک رہی تھیں۔ سب سے زیادہ اس نے توقیر کی بات سے لطف اٹھایا تھا۔ میری بیوی کا نام نہیں، ہمیشہ کی طرح وہ آپے سے باہر ہوا تھا۔ پھر رقم کہاں سے لائے گا کباڑیے کی اولاد؟ ایک تو ان غریبوں کو اتنی حسین بیویاں رکھ کر بھی جوا پیسوں پر ہی لگانا ہوتا ہے۔ چودھری سوچ کر ہمیشہ کی طرح خاصا بدمزہ ہوا تھا۔ زیور، زیور دوں گا۔ یکدم خضر کی آنکھوں کے سامنے زرمین کا اچھا بھلا بھاری زیور لہرایا تو اس نے فوراً کہہ دیا، ابے یار۔ اسے ایک دم زیور یاد آ جانے پر چودھری نے ٹھنڈی آ پڑی، یعنی اس غریب کی بیوی ابھی پہنچ سے باہر تھی۔ اور اگر میں جیتا تو؟ یہ سوال پوچھتے خضر کی آنکھوں میں انوکھی سی چمک در آئی تھی۔ تو جتنے افراد کھیل میں حصہ لیں گے، ہر ایک آپ کو 1,60,00,000 دے گا، اور اگر آپ ہارے تو جتنے لوگ کھیلیں گے آپ کو سب کو 1,60,00,000 دینا پڑے گا۔ مختار نے کھل کر بتایا۔ خضر کی آنکھوں کی چمک دیکھنے سے تعلق رکھتی تھی، جو جلد ماند پڑنے والی تھی۔ چودھری صاحب، شطرنج لاؤں یا تاش؟ مختار نے ارشد چودھری سے پوچھا، جو کھا جانے والی نظروں سے خضر کو گھور رہا تھا۔ ایک کام کرتے ہیں۔ کچھ سوچ کر وہ مختار سے مخاطب ہوا۔ سامی اور توقیر دونوں کو ہٹاتے ہیں، اس نے کہا۔ بس میں اور خضر کھیلیں گے۔ اس کا انداز فیصلہ کن تھا۔ سلمان تو پہلے ہی پیچھے ہٹ چکا تھا۔ توقیر نے بھی شکر ہی کیا اور خاموشی سے پیچھے ہٹ گیا۔ توقیر کو یقین تھا کہ چودھری آج ضرور خضر کے ساتھ ہاتھ کرنے والا ہے، اور وہ خضر کو ہارتے دیکھنے کا بے صبری سے منتظر تھا۔ چودھری نے اپنے فیصلے پر سوالیہ نگاہ خضر پر ڈالی۔ اس نے کندھے اچکا دیے، یعنی اسے کوئی اعتراض نہیں تھا۔ چودھری نے اپنے لب مسکراہٹ میں ڈھلنے سے پہلے ہی سمیٹ لیے۔
अब वो दोनों खेल शुरू करने के लिए तैयार थे। जुए की बिसात बिछाऊं या कोई और खेल? मुख्तार ने दोनों से पूछा। खिजर ने फिर कंधे उचका दिए। वो हर खेल में माहिर था, तो उसकी बला से जो भी लगाया जाता। तारे यार, मैं तो कहता हूँ आज शतरंज हो जाए। चौधरी ने कहा तो मुख्तार तेजी से शतरंज की बिसात बिछाकर मोहरे लगाने लगा। चलो जी, शुरू करो। किसी के कहने पर खेल शुरू हुआ। हमेशा की तरह आहिस्ता आहिस्ता बार रूम से भी लोग इकट्ठा होकर अंदर आकर खेलने लगे, जो आज बड़े खतरनाक मोड़ों से गुजर रहा था। चौधरी ने तो कीर को देखकर आंख मारी, तो वो खबासत से हंस दिया। यहाँ बेईमानी कभी नहीं हो सकती थी, क्योंकि हमेशा सारे लोग जमा हो जाया करते थे। मगर आज चौधरी ने जिस सफाई से गेम पलटी थी, तो कीर को भी पता नहीं चल सका था। खिजर को शह मात होते देखकर सलमान का खून खुश्क होने लगा था, और मिलाकर 2 घंटों के बाद अरशद चौधरी बाजी ले गया। बिसात उठा दी गई थी। खिजर के अंधे एतमाद ने उसे मरवा दिया था। उसने बेयकीन नजरों से खाली मेज को देखा, और फिर एक नजर सलमान और बाकी सब हाजरीन को। चौधरी पर नजर पड़ी तो उसने थूक निकला। बड़ी अकड़ थी तुझ में कि तू ही जीतेगा। चारों तरफ चाय खामोशी में चौधरी की आवाज गूंजी। खिजर को अपना आप जलजलों की जद में महसूस हुआ था। तारे, चौधरी ने मखसूस अंदाज में पुकार लगाई। जी चौधरी साहब। मुख्तार जो अफसोस से खिजर को देख रहा था, उसने फौरन जवाब दिया। अब इससे रकम वसूल करवा। पूरे 1 करोड़ 20 लाख। उसने खिजर की तरफ इशारा करके कहा। मैंने जेवर का कहा था। सन्नाटों से निकलकर फौरन याद दिलाया खिजर ने। ला, निकाल जेवर। अरशद चौधरी भी सीधा हो बैठा। अंदाज स्पार्ट था। इस वक्त नहीं है, घर से लाना पड़ेगा, उसने संजीदगी से बताया। मेरे साथ गेम करता है? इश्तियाल के इस अंदाज में मेज पर दोनों हाथ मारता चौधरी गुस्से में लगता था। कहा ना, घर से लाकर दे दूंगा। उसकी निस्बत खिजर का अंदाज खासा पुरसकून था। मुझे गोली करवाता है? खिजर को गिरबान से पकड़ते वो धाड़ा था। पिटवाओ उस साले को। झटके से उसे छोड़ते उसने कुछ फासले पर बैठे अपने भाई को इशारा किया। सलमान उसके इशारों को खूब समझता था। वो तेजी से आगे बढ़ा। चौधरी यार, छोड़ दे इसे। अगर वो कह रहा है ले आएगा तो ले आएगा। ना ना सामी, इस कबाड़िए की औलाद के पास कख भी नहीं है, उसने सलमान को बताया था। खिजर नाक फुलाए खून आशाम नजरों से उसे घूर रहा था। उसकी बीवी का जेवर है। सिर्फ सलमान उसकी साइड मजबूत बनाने में पेश पेश था। ओ पागल के पुत्र, इसके पास जो कुछ था वो साथ ले आया। और भी होता वो भी लेकर आता। अब की बार तो कीर भी इनके बीच कूदा था। नहीं यार, मैं गारंटी देता हूँ वो ले आएगा। सलमान ने भरपूर हमायत की थी। ये तेरा सामी गारंटी दे रहा है कि तू जेवर लेकर आएगा? उसने पहले से सुनते खिजर को बताया। लाऊंगा लाऊंगा। उसका अंदाज हार जाने के बाद भी लापरवाह था। ऐसे ही तो नहीं लाऊंगा होता यार। चौधरी की आंखों में वही मखसूस चमक थी जो खेल शुरू होने से पहले खिजर की आंखों में थी। फिर खिजर ने तेवरी चढ़ाए पूछा। सामी के बिहार पे तुझे जाने देते हैं? सामी खुद भी तेरे साथ जाएगा और मेरे बंदों को भी साथ लेकर जाना पड़ेगा। क्या भरोसा तुम दोनों का? अगर फरार हो गए? उसने सलमान के अलावा बार रूम के दरवाजे पर खड़े अपने एक आदमी को भी इशारा किया, जो उन्हें लेकर चौधरी की 4x4 में बिठा आया, जिसमें पहले से ही गार्ड बैठे हुए थे। सुनो तुम सब, इस घर के बाहर रुकना, और अगर माल ना मिला तो इसके घर से किसी को उठा लाना। जो गार्ड उन्हें गाड़ी में छोड़कर वापस आया था, उसे चौधरी ने ये हदायत दी और चलता किया। उसे मालूम था कि उसके मुलाजिम हुक्म के गुलाम थे। हुक्म मिल जाए तो कत्ल तक कर देने से गुरेज ना करने वाले। पॉपकॉर्न का बाउल गोद में रखे हुए बड़ी बैठी इन हिमाक से स्क्रीन पर चलती मूवी देख रही थी। वो इस वक्त जरमीन के कमरे में थी। शारम ने उसे लेने आना था। ये ख्याल उसके जहन से महव हो चुका था, क्योंकि यहाँ न जरमीन के ससुराल वाले थे, न खिजर वापस लौटा था। जरमीन की तबीयत आज कुछ बेहतर नहीं लग रही थी। खिजर के सुबह वाले तमाशे के बाद सारा दिन जोरों शोर से उसकी आवभगत में लगी जरमीन उसे कुछ गायब दिमाग और परेशान ही लगी थी। तभी अशमीरा ने बहुत इसरार करके उसे सुला दिया था। मोबाइल फोन की आवाज पर वह चौंकी। बेड साइड मेज की दराज से फोन की आवाज आ रही थी। अपनी जगह से उठकर वो आवाज की सिमत गई और दराज से मोबाइल निकाल लिया। उस पर खिजर की कॉल आ रही थी। बेड पर सोती जरमीन को एक नजर देखकर उसने दांत पीसे। मोबाइल दराज में यकीनन इससे छुपाने को रखा गया था, जैसे वो तो यहाँ आई ही उसके मोबाइल के लिए थी।
زرمین کی سوچوں پر اسے بیک وقت غصہ اور ہنسی آئی تھی۔ آج کا سارا دن اس نے صرف زرمین کی وجہ سے مثبت سوچ کر گزارا تھا۔ ہیلو زری، بات سنو۔ فون کان سے لگاتے اسے خضر کی بےتاب سی آواز سنائی دی۔ زری سو رہی ہیں، اس نے لٹھ مار انداز میں کہا۔ دوسری طرف خضر اس کی آواز سن کر چونکا تھا۔ یہ لڑکی اب تک اس کے گھر تھی، آج تو اس کا نقصان پکا تھا۔ اسے اٹھاؤ، مجھے ضروری بات کرنی ہے۔ اس کی طبیعت ٹھیک نہیں ہے، ابھی کچھ دیر پہلے تو وہ سوئی ہے۔ میں بالکل اس کی نیند خراب نہیں کروں گی، اس نے دو ٹوک انداز میں کہا۔ خضر پیچوتاب کھا کر رہ گیا۔ اشمیرا کے ڈھیٹ پن سے تو سارا خاندان واقف تھا، اس نے خود پر قابو پاتے بمشکل کہا۔ اچھا، زری کے لاکر سے کچھ زیور نکال کر باہر گیٹ پر سوچنا بھی نہیں بہنوئی جی۔ زری نہیں ہوں میں جو کچھ ایسا کروں گی، اس کی بات ناگواری سے کاٹی گئی۔ دیکھو، اس وقت میرے ساتھ ساتھ تم اور زری بھی خطرے میں ہو، ایسا مت کرو۔ وہ دھیما پڑا۔ شاید معاملے کی نوعیت سمجھ کر وہ بات مان جاتی، مگر یہ اس کی بھول تھی۔ بھول جائیں کہ میں ایسا کچھ کروں گی یا زرمین کو کرنے دوں گی؟ کم سے کم آج تو بالکل نہیں، اس نے قطعی انداز میں کہا۔ میرے ارد گرد خطرے کی گھنٹیاں بج رہی ہیں اور تمہیں اپنی ہٹ درمی کی پڑی ہوئی ہے۔ زیور گیٹ پر پہنچاؤ ورنہ مارے جائیں گے، وہ غرایا تھا۔ آج پہلی دفعہ اشمیرا اس کا ایسا لہجہ ملاحظہ کر رہی تھی اور اسے زرمین کے ذریعے مزید افسوس ہوا۔ میں یہ نہیں کر سکتی، سوری، اشمیرا نے کہہ کر کال کاٹنی چاہی۔ اچھا مت کرو کچھ بھی، نیچے آ کر گیٹ کھولو۔ خضر نے مٹھیاں بھیج کر خود پر قابو پاتے دھیما انداز رکھنے کی بھرپور کوشش کی۔ چند لمحے اشمیرا نے سوچا، گیٹ کھولتی تو وہ خود آ کر زمین کا بیش قیمت زیور لے جاتا، وہی جو زمین اسے دینے سے مسلسل انکار کر رہی تھی۔ بہتر یہی تھا کہ وہ اسے اندر گھسنے ہی نہ دیتی۔ شارم آئے گا تو خود ہی باہر کھڑے خضر کو ہینڈل کر لے گا۔ پہلی دفعہ اسے شارم کا خیال آیا تھا۔ نیور، اس نے یک لفظی جواب دے کر کال کاٹ دی تھی۔ موبائل سائلنٹ پر لگایا اور واپس دراز میں ڈال کر اپنی سابقہ جگہ پر آ بیٹھی۔ دھیان اب مووی سے ہٹ چکا تھا۔ چوڑی سڑک پر کھڑا اپنے کمرے کی جلتی بتیاں دیکھتا خضر کال کاٹے جانے پر دانت پیس کر رہ گیا۔ مسلسل دوبارہ کالز کرنے پر بھی دوبارہ دوسری طرف سے کوئی جواب موصول نہیں ہوا تھا۔ وہ واپس گاڑی کی طرف آیا۔ سلمان بےتابی سے اس کا انتظار کر رہا تھا۔ اسے خالی ہاتھ آتے دیکھ کر سلمان اور چودھری کے گارڈز الرٹ ہوئے۔ زری سو رہی ہے، اس کی بہن ہے اندر، بڑی پکی ہے وہ، میرے لیے کچھ بھی نہیں کرے گی، چاہے جو بھی ہو جائے، اس نے مایوسی سے سلمان کے قریب سرگوشی کی۔ بندوقیں سنبھالے گارڈز کی نظریں ان دونوں پر ہی تھیں۔ آنٹی اور سائرہ؟ سلمان نے بےتابی سے اس کی ماں اور بہن کا پوچھا۔ وہ خالہ کے گھر گئی ہیں، ویسے بھی ان کاموں میں امی بھی میرے کام کبھی نہیں آتی۔ وہ شدید مضطرب لگ رہا تھا، کچھ دیر پہلے والا غرور خاک میں مل گیا تھا۔ نکلوا مال جلدی، ایک گارڈ اپنی بندوق سمیت اس کے سر پر آ کے بولا۔ میں دوبارہ دیکھتا ہوں۔ گھبرا کے سلمان سے کہتے وہ موبائل پر کالز ملاتا واپس اپنے گیٹ کی طرف بڑھا اور اسے پیٹ ڈالا۔ اندر بیٹھی اشمیرا نے اپنے کانوں میں انگلیاں ٹھونس لی تھیں۔ چودھری صاحب نہ اس کے گھر سے کوئی مال دینے کے لیے نکل رہا ہے، نہ اسے گھر میں گھسانے کے لیے کسی نے دروازہ کھولا۔ ایک گارڈ نے کچھ فاصلے پر ہو کر ارشد چودھری کو کال ملاتے ساری اطلاع پہنچائی۔ خود تو وہ کال پر کال ٹھوک رہا ہے اور دروازہ پیٹ رہا تھا۔ خضر کی طرف دیکھتے اس نے بتایا اور پھر چودھری کی ہدایت پر وہ باقی گارڈز کی طرف بڑھا۔ چودھری صاحب کا حکم ہے کہ فائرنگ کی جائے، ان کے تو اچھے بھی باہر نکلیں گے۔ اس کے کہنے پر ان کے گھر کے سامنے 4 لوگوں نے فائر کھول دیے۔ پورا علاقہ فائرنگ کی آواز سے گونج رہا تھا۔ دیکھو، ایسا مت کرو، میں بینک سے لون لے کر دے دیتا ہوں یا ابھی اپنے کسی دوست سے۔ خضر بوکھلایا ہوا اس کے آدمی کے پاس پہنچا جس نے اس نے فائرنگ کا کہا تھا۔ سامی، بول نہ انہیں۔ مڑ کر اس نے سلمان سے بھی التجا کی مگر وہ اپنے کام میں مصروف رہے۔ کچھ سوچتے سلمان نے چودھری کو کال ملا کر خضر کی طرف فون بڑھایا۔ چودھری، اپنے بندوں سے بول میرے گھر والوں کو ڈرانا بند کریں۔ بے چین سا خضر سختی سے بولا، پہلے میرا پیسہ۔ اسپیکر پر پرسکون سی آواز ابھری۔ خضر نے گلے میں ابھرتی گلٹی کو نگل کر کہا، میں ابھی کے ابھی اپنے ایک دوست کے گھر سے اٹھوا دیتا ہوں تیرا پیسہ، پہلے انہیں روک۔ چودھری نے کچھ سنے بغیر کال کاٹ دی تھی۔ کچھ سیکنڈ بعد کال گارڈ کے نمبر پر آئی۔ چودھری کی نئی ہدایت پر اس نے باقی گارڈز کے سے ہاتھ روکنے کا کہا۔ چوڑی سڑک جو گولیوں کی خوفناک آواز سے گونج رہی تھی بالکل خاموش ہو گئی۔ گارڈ نے سلمان اور خضر کو دوبارہ گاڑی میں بٹھایا۔ اب کہاں جانا ہے؟ سلمان کی سرسراتی آواز گونجی۔ شامیر کے پاس۔ خضر نے اس کے اور اپنے مشترکہ دوست کا نام لیا۔ تو جانتا ہے نا وہ کتنا منحوس ہے، ایک پھوٹی گولی نہیں دے گا تجھے۔
सलमान का रहा। शामिर की फितरत को वो दोनों ही अच्छे से जानते थे। यार, कुछ तो करना है ना। इस वक्त बैंक भी नहीं खुले होते। शामिर के अलावा कोई चारा नहीं है। पेशानी मसलते खिजर ने बेचैनी से पहले बदला। पहले ही उसे मैसेज कर दे कि चौधरी ने हमें बुरी तरह घेर लिया है। सलमान के सर पर तो जैसे चौधरी का भूत सवार था। वो जानता था इन चौधरियों की दोस्ती अच्छी है, न दुश्मनी। सलमान के मशवरे पर उसने मैसेज भेजने के बाद कॉल भी की थी। मुकाबिल ने 2-3 बार कॉल काटी और उसके बाद नंबर ही बंद कर दिया। जमीन उन दोनों के पैरों तले से आहिस्ता आहिस्ता सिरकने लगी थी। वो अब शामिर का दूसरा नंबर तलाश कर रहा था जबकि पीछे पहला बैठा गार्ड अरशद चौधरी से मुसलसल राब्ते में था। उसकी हिदायत मिलने पर गार्ड डबल रोड के एक तरफ गाड़ी रोक दी गई थी। देखो, मेरी बात सुनो। चौधरी को बोलो कुछ दिन का उधार कर दे। मैं दे दूंगा। गाड़ी रुक जाने पर खिसन की जान पर बन गई थी। वो किसी तरह बस यहाँ से जाना चाहते थे। मैं डबल दे दूंगा। मुझे बस सुबह तक का टाइम दे दो। बदहवासिन में खिज़र ने उन्हें लालच देना चाहा मगर इन सब का कोई फ़ायदा नहीं था, क्योंकि उनका फ़ैसला चौधरी कर चुका था। कार्ड ने पुरस्कार मुस्कुराहट चेहरे पर सजाए, दोनों को हाथ के इशारे से गाड़ी से निकल जाने का कहा। यकीनन इनको मोहलत दे दी गई थी। सलमान और खिज़र ने बेचैनी से एक दूसरे को देखा और एक भी लम्हा ज़ाया किए बगैर गाड़ी से निकल गए। खिज़र का घर यहाँ से ज़्यादा दूर नहीं था। वो पैदल जा सकते थे। वो जिस रास्ते से गाड़ी में आए थे, उसी पर पैदल चल पड़े। अभी वो कोई बात भी नहीं कर सके थे कि पीछे होती फायरिंग ने उन्हें मुड़कर देखने तक की मोहलत नहीं दी। वो दोनों अपने पूरे कद से सड़क पर ढह गए थे। चारों तरफ अफरा-तफरी फैल गई थी। फायरिंग करने वाले गाड़ी भगाकर ले गए थे। राहगीरों और सवारों में से किसी में भी हिम्मत ना थी कि वो फायरिंग करने वालों को रोकते या उनका पीछा करते। दाएं सड़क पर आने वाली गाड़ियों में से एक गाड़ी शारम की भी थी, जो जाए वकुआ से अभी कुछ दूर था। ज़ोहरा को वासफ की तरफ से लेकर घर छोड़ने के बाद वो अशमीरा को लेने आ रहा था। स्टीयरिंग पर उँगलियां बजाते वो इस सोच में डूबा हुआ था कि अब सारा और अशमीरा का सामना करवा दिया जाए। फ़ोन कॉल पर वो ख़यालात से बाहर निकला। ज़रमीन की कॉल देखकर वो चौंका था। हेलो, शारम। क्या हुआ, सब खैरियत है? अशमीरा की आवाज़ पर उससे हैरत हुई। गाड़ी की रफ्तार कम कर दी गई थी। आप आ रहे हैं? वो भीगी आवाज़ में पूछ रही थी। हाँ, रास्ते में हूँ। क्या हुआ? तुम रो क्यों रही हो? उसकी रोती आवाज़ पर शारम को तशवीश हुई। शारम, मैंने बहुत बड़ी गलती कर दी है। उसने रोते हुए सब बता दिया। ज़रमीन की तबीयत खराबी से लेकर खिज़र के ज़ेवर और गेट खोलने के मुताबिक तक, फिर बाहर होती फायरिंग के मुतल्लिक। तुमने बहुत अच्छा किया जो गेट नहीं खोला। ऐसे लोग खतरनाक होते हैं। तुम या ज़रमीन को कोई नुकसान पहुंचा सकते थे। परेशानी से उसकी सारी बात सुनता शारम पहली दफ़ा अशमीरा की समझदारी का मुअत्तरफ़ हुआ था। अगर जो उसे मालूम होता कि उसकी बीवी की पहली दफ़ा दिखाई समझदारी कितनी नुकसानदेह होती है, तो वो कभी ऐसा न कह सकता। ज़रमीन ठीक है? उसने फ़िक्रमंदी से पूछा। वो सो रही थी। मैंने उसे कुछ नहीं बताया था पर फायरिंग की आवाज़ सुनकर वो उठ गई है। मुझे डर लग रहा है शारम। मैंने उसे नहीं बताया कि खिज़र भाई मुझसे ज़ेवर का मुतालबा कर रहे थे। वो आहिस्ता आवाज़ में वाक़ई डर कर बता रही थी। मुझे लगता है वो ना देने की वज़ह से ही बाहर फायरिंग हुई है। शारम भी कुछ सोचकर बोला, तुम रिलैक्स करो, उसे बताने की कोई ज़रूरत नहीं। तुमने जो किया बहुत अच्छा किया। वो दिल से कह रहा था। परेशानी में अशमीरा का उसे कॉल करना और अपना डर बताना उससे खुशगवार बदलाव लग रहा था। यकीनन इसके दिमाग को अलग मुस्बत हवा लग गई थी। खैर, ये तो बस शारम की सोच थी। यूं ही गुजरते हुए इसकी नज़र सड़क पर हुए हादसे की तरफ गई तो वो गाड़ी से उतर गया। वेट अशमीरा, मैं फिर बात करता हूँ। उसे कहकर कॉल काटते वो ग्रीन बेल्ट से गुजरकर बाईं सड़क पर आ गया। लोगों का रश चीरते वो करीब आया और उस खून में लथपथ बेजान होने के करीब वजूद को देखकर दहल गया। वहशत से वो दूर हुआ। उसे कुछ कहने की जरूरत नहीं पड़ी थी, क्योंकि लोग पहले ही एम्बुलेंस बुलवा चुके थे। रेस्क्यू टीम तेजी से अपना काम कर रही थी। लोग दूर होने लगे थे। उसने भी कुछ फासले पर होकर सरमीन के नंबर पर कॉल मिलाई। सरमीन कहाँ है? अशमीरा की कॉल उठाने पर उसने पूछा। पास ही है। सब ठीक तो है ना? उसकी आवाज़ बोझिल थी। अशमीरा को तशवीश हुई थी। अशमीरा, मेरी बात ध्यान से सुनना। खिज़र को गोली लगी है। मैं इस वक्त हॉस्पिटल जा रहा हूँ। उसने गोलियों की बजाय गोली कहना मुनासिब समझा। अशमीरा के हाथ कँप-कँपा गए। कुछ देर पहले वाली फायरिंग की आवाज़ फिर से कानों में गूंजने लगी थी। तुम्हें तो ड्राइविंग आती नहीं, उसने बताया, क्योंकि वो जानता था कि अशमीरा को लगा सवाल किया गया है। उसने फौरन जवाब दिया, नहीं, मुझे ड्राइविंग नहीं आती। पर 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 ज़री को आती है, वो आहिस्ता आवाज़ में बता रही थी।
सरमीन नहीं कर सकेगी। वैसे भी जो सीन मुझे न समझ में आ रहा है, इसके बाद तुम दोनों अकेली ना ही निकलो तो बेहतर है। उसने कुछ सोचकर कहा। फिर क्या करें? अशमीरा की परेशान आवाज स्पीकर पर उभरी। ज़मीन अब सवालिया नज़रों से उसकी तरफ देख रही थी। मैं थोड़ी देर तक वासिफ को भेजता हूँ, तब तक एहतियात करो। वासिफ के बगैर मत निकलना, अपना और ज़रमीन का ख्याल रखना। उसे हदायत देकर कॉल रखते वो रेस्क्यू टीम की तरफ बढ़ा, जिनके मुताबिक अब अस्पताल जाने का कोई फायदा नहीं था। वो दोनों वजूद दम तोड़ चुके थे। कुछ देर पहले शारिम सोहरा को लेकर गया था। उनके जाने के बाद वो इस घर में जिस कदर खैर आरामदेह महसूस कर रही थी, उसी कदर बेचैन भी थी। कल लॉन में जो कुछ हुआ उसके बाद आसिम पर गुस्सा हद से बढ़ गया था। उसे सबक सिखाने का सोचकर उसे चैन नहीं लेने दे रही थी। कंजा, आज तुम्हारे आसिम भाई नहीं आए? सोने की तैयारी करती कंजा को देखकर उसने पूछ लिया। अभी तक तो नहीं आए। इसका मतलब आज लेट आएंगे। घड़ी पर 10 बजते देखकर उसने बताया। कुछ सोचकर सर हिलाती सारा ने उसे सोने की हदायत दी और खुद जले पैर की बिल्ली की तरह चक्कर काटने लगी। उसका इरादा आज आसिम की कमरे की तलाशी लेने का था। ऐसा कुछ ना कुछ तो हाथ लग ही जाएगा, जिससे वो वासिफ को उसकी शिकायत बिना सबूत लगा सकती है। यह उसका ख्याल था, जिसे तकमील तक पहुंचाना ज्यादा मुश्किल नहीं था। बस कंजा सो जाए। करीबन आधे घंटे बाद कंजा की नींद सारा पर मेहरबान हो गई, तो उसने सुकून का सांस लिया। उसकी गहरी नींद का यकीन करके वो बाहर निकली और दबे कदमों वासिफ के कमरे के बाहर से गुजरकर दूसरी मंजिल में मौजूद आसिम के कमरे की तरफ चली गई। अंदर घुपा तेरा था, ज्यादा रोशनी वो खुद भी नहीं करना चाहती थी। तभी बस नाइट बल्ब रोशन करके वो उसके कुशादा कमरे का जायजा लेने लगी। बड़े साइज के बेड के दाएं तरफ दीवार की अलमारियां बनी हुई थी, जबकि बिल्कुल सामने ड्रेसिंग मेज रखी हुई थी। बेड के बाएं तरफ किताबों से भरी शेल्फ बड़े सलीके से तरतीब दी गई थी। उसने सबसे पहले ड्रेसिंग का रुख किया और चंद मिनट में उसका चप्पा चप्पा छान चुकी थी, मगर कोई काम की चीज हाथ नहीं लगी थी। वो मायूस हो जाती अगर दीवारगीर अलमारियां मौजूद ना होती। तेज कदम उठाती वो अलमारियों की तरफ बढ़ी और हर खाना छान मारा। वक्त तेजी से गुजर रहा था, मगर कोई ऐसी चीज हाथ नहीं लगी थी जिससे वो इसके खिलाफ कुछ साबित कर सकती। उसने खुफिया खानों को ताला तक नहीं लगाया था, यूं जैसे उसके पास छुपाने लायक कुछ था ही नहीं। पर सारा तो अच्छे से जान गई थी इसके करतूत। किस कदर काइया इंसान था कि अपने वजूद को किसी भी तरह के शक से पाक रखने के लिए अपना कमरा यूं ही खुला छोड़ रखा था। मायूस होकर वो वापस पलटने लगी थी, जब नजर किताबों की शेल्फ की तरफ उठी। कुछ पा लेने के ख्याल से उसकी आंखें चमक उठी थी। पहले मोहतात अंदाज में जरा सा दरवाजा खोलकर दराज से बाहर झांक कर अपनी तसल्ली की, फिर सरहद से किताबों की शेल्फ खंगालने लगी। ड्रेसिंग और अलमारियों से ज्यादा वक्त उसने यहाँ लगाया था, मगर फिर भी कुछ हाथ ना लगने की सूरत में वो वक्त जाया ही हुआ था। आखिर उसे हार मान लेना पड़ी। वापस बाहर की तरफ बढ़ते वो कदरे मायूस नजर आ रही थी। निकलने से पहले एक तासुब नजर उसने वापस कमरे पर डाली और कोने में नजर ठहर गई। ये ख्याल उसे पहले क्यों नहीं आया? भला वो इतनी वजह जगहों को क्यों छानती रही? वो बेवकूफ तो था नहीं जो कोई चीज यूं सामने रख छोड़ता। अपनी करतूत छुपाने के लिए उसे कोई ऐसी ही पुरसरार जगह दरकार थी। वो भागते हुए कमरे के जनूबी कोने पर पहुंची और जमीन पर रखा बड़ा सा गुलदान देखकर उसके हाथों में फुर्ती आ गई। सारे नकली फूल निकालकर उसने साइड मेज पर रखा और गुलदान को बेड पर उलट दिया। उसकी कोशिश रायगा नहीं गई थी। बेड पर गिरे सफेद पाउडर से भरे 15 से 20 पैकेट्स देखकर उसकी मायूस आंखें चमक उठी थी। ये पैकेट्स उस पैकेट से हुजम में कदरे बड़े थे जो उसने उस दिन यूनी में आसिम की जेब में देखा था। अब पता चलेगा जब मैं सब कुछ निकाल कर वासु भाई के हाथ पे रखूंगी। बहुत कर लिया मुझे परेशान। अब परेशान होने की बारी तुम्हारी है मिस्टर आसिम। उसकी आवाज खुद कलामी से ज्यादा न थी। चमकती आंखों की रोशनी आसिम को वासिफ के हाथों जलील होते तस्वर करके बढ़ती चली जा रही थी। उसे वो तमाम पैकेट्स हाथों में समेटने शुरू कर दिए। एकदम खटके की आवाज पर वो चौंक गई। ठठक कर पलटते उसने बंद दरवाजे को दरजीदा नजरों से देखा, यूं जैसे बाहर होते खटके का सबब बंद दरवाजे से ही दिख जाएगा, मगर नामुमकिन। घर में सिर्फ वासिफ ही था और इस वक्त भी वासिफ ही होगा। उसे क्यों खौफजदा होना, जबकि ये सब वासिफ को ही दिखाना था। खुद को ढेरों तसल्ली देते वो सारे पैकेट अपना दुपट्टा आगे को फैलाकर उसमें रखने लगी। इससे पहले कि वो आखिरी 3 पैकेट दुपट्टे में रखकर वापसी के लिए मुड़ती, कमरे के दरवाजे का नॉब आहिस्तगी से घुमाया गया। यकीनन आने वाला भी किसी से मोहतात होकर आ रहा था। दरवाजे की आवाज और कदमों की आहट पर सारा की आंखें दहशत से बाहर को उबल आईं। अब तो मुड़ने तक वो गरेजा से। आने वाले ने कमरे की नीम अंधेरे को कदरे चौंक कर देखा।
اس کے مطابق تو یہاں مکمل اندھیرا ہونا چاہیے تھا، مگر اسے پہلے کہ وہ آگے سوچتا بڑی تیزی سے ایک خیال ذہن میں بجلی کی طرح کوندا۔ نگاہ بے ساختہ جنوبی کونے میں رکھے گلدان کی طرف لپکی اور اس کے پہلوں تلے سے زمین کھسک گئی۔ بڑی پھرتی سے اس نے بس 3 4 قدم ہی آگے کو گھسیٹے، مگر نیم اندھیرے میں جس وجود کی پشت سے اس کی نگاہ ٹکرائی وہ اس کے قدم روکنے پر مجبور کر گئی۔ اس کے بیڈ کے قریب اس کی طرف پشت کیے کھڑا وہ وجود 100% سارا کا تھا۔ گلدان کو بیڈ پر اور گلدان میں لگے پھولوں کو سائڈ میز پر دیکھ کر اسے یہاں سارا کی آمد پر کوئی حیرانی نہیں ہوئی تھی۔ اگر وہ یہاں سارا کو نہ دیکھتا تب بھی اس گلدان میں کے اپنی جگہ نہ ہونے پر اسے کوئی حیرت نہیں ہوتی، کیونکہ سارا ان کے گھر میں موجود تھی، جو اس وقت اس کی دشمن اول بنی ہوئی تھی۔ اپنے خلاف ہوتی اس سازش پر اس کے چہرے پر بڑی گہری مسکراہٹ آئی۔ دل کے اس کونے میں اپنے پر وقت واپس لوٹ آنے پر سکون اترا، جبکہ ایک گوشہ اب سارا کے خوفزدہ تاثرات دیکھنے کے لیے مچل رہا تھا۔ وہ جو آسم کی غیر موجودگی میں بہت بڑی جرت کا مظاہرہ کرنے کو تیار تھی، اب اس کی ٹانگوں کی لرزش وہ بآسانی ملاحظہ کر سکتی تھی۔ اس نے سانس تو روک رکھا تھا، مگر خوف سے کپ کپاتے بدن کا کیا کرتی؟ آسم کی مسکراہٹ مزید گہری ہو گئی۔ ہیلو مائی لیڈی۔ وہ جو آنکھیں سختی سے نیچے کھڑی تھی اس سرسراتی معنی خیز سرگوشی پر لڑکھڑا گئی۔ اپنے کان کی پشت پر وہ اس کی گرم سانسیں محسوس کر رہی تھی۔ اس کا مطلب وہ بےحد قریب تھا، اتنا کہ اس کے پلٹنے پر دونوں کا تصادم ہو جاتا۔ گلے میں گلتی سی ابھر کر معلوم ہوئی، مگر وہ مڑی نہیں تھی، البتہ دائیں ہاتھ میں تھامے پیکٹس پر گرفت مضبوط کر کے مٹھی بھینچ لی، اور دوپٹے میں رکھے پیکٹس کی وجہ سے دوپٹے پر بائیں ہاتھ کی مضبوط گرفت کو یقینی بنایا۔